सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे लेवरेज चैप्टर का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो लेवरेज चैप्टर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन आता है। सीयू बीकॉम ऑनर्स 2011 में आया हुआ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मालंचा प्लास्ट लिमिटेड। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर सम में प्रॉब्लम आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। कैपिटल गियरिंग रेशियो दिया हुआ है 3, दैट इज 3:1। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन बता रहा है 1/3 ऑफ टोटल ऑपरेशन कॉस्ट। डिविडेंड यील्ड बता रहा है 6%, ऑपरेटिंग रेशियो बता रहा है 75%। रेशियो ऑफ 18% प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 18%, और डिवेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। इज गिवन 12.5%। मतलब रेशियो ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू डिवेंचर्स, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू डिवेंचर्स का रेशियो है 12.5%, मतलब 12.5/100। एंड 12.5/100 का मतलब होता है 1/8। कैलकुलेटर चला के देखिए ना, 1/8 आ जाएगा। डिविडेंड पेमेंट रेशियो का मतलब होता है 30% दिया हुआ है, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पेमेंट रेशियो का मतलब होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 30%, मतलब कंपनी जितना अर्न करेगा उसका 30% डिविडेंड के फॉर्म में दे देगा। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का मतलब टोटल रिजर्व्स टिल डेट, कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 4 लाख रुपया है। उसके बाद और क्या दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड बता दिया 24 लाख, 24 लाख। मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, उसका मार्केट प्राइस 135 है। टैक्स का रेट 40% है। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है और कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। नाउ सम्स बनाने के लिए, मेन सम का सोल्यूशन के लिए हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए कुछ 10 लाइन और ये 3 फॉर्मूलाज कैलकुलेट करने के लिए और 8 से 10 लाइन। मतलब पूरा एक पेज छोड़ दो, पूरा एक पेज छोड़ के स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्किंग नोट 1 के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद वर्किंग नोट 1। जैसा कि हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कैपिटल गियरिंग रेशियो दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, डिविडेंड यील्ड दिया है, ऑपरेटिंग रेशियो दिया है, और ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहला वर्किंग हम लोग बनाएंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसके थ्रू। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को निकालेंगे, डिवेंचर्स को भी निकाल लेंगे। तो ये सारा चीज हम लोग वर्किंग नोट 1 में निकालेंगे। तो वर्किंग नोट 1 का हम लोग हेडिंग दे देंगे कॉपी में, वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कॉमा डिबेंचर्स कॉमा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये 4 इंफॉर्मेशन हम लोग वर्किंग नोट 1 अकाउंट बना के निकालेंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये 4 इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कैलकुलेट करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो, हम लोग को सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है ओन कैपिटल प्लस डेट कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज ओनर्स कैपिटल, प्रोप्राइटर्स कैपिटल प्लस डेट कैपिटल। नाउ शेयर होल्डर्स फंड इस क्वेश्चन हिसाब से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी दिया है। तो ये सब मिला के शेयर होल्डर्स फंड होगा। और इस क्वेश्चन में डिवेंचर्स का भी हिंट दिया है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स फंड प्लस डिवेंचर्स को मिला के होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली वर्किंग नोट में एक इक्वेशन लिखेंगे। लिखो इक्वेशन, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल
प्लस एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का मतलब होता है टोटल रिजर्व एंड सरप्लस टिल डेट। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, तो अगर हम लोग ध्यान से समझें, इक्विटी शेयर कैपिटल और एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, इन दोनों का जो सम टोटल होता है इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। क्या बोलते हैं इसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। और क्वेश्चन में ये भी बता दिया है कि 18% प्रेफरेंस शेयर भी कंपनी इशू किया था। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी डेटा आएगा और डिवेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15% है। तो क्वेश्चन में 15% डिवेंचर्स का भी हिंट है। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स प्लस 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस 15% डिवेंचर्स। एक चीज समझो, इक्विटी शेयर कैपिटल और एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, इन दोनों का जो सम टोटल है, लिखना मत, ध्यान से सुनो, इन दोनों का जो सम टोटल है ये होता है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ये नहीं लिखना है, ये सुनना है। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा, तो इसको हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड बोल सकते हैं। तो जब हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड को ऐड कर देंगे तो इन दोनों को मिला के शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। पहले हम लोग एनालाइज कर लेते हैं फिर लिखेंगे। और ये जो डिबेंचर्स है ना, ये तो नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ही होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। ये हमने रेशियो चैप्टर में सीखा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को मिला के इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड आता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड कुल मिला के शेयर होल्डर्स फंड। एंड डिवेंचर्स होता है नॉन करंट लाइबिलिटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। दिस इज हाउ ये इक्वेशन बना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग एक न्यू इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड 24 lakhs, तो हम LHS में लिख सकते हैं और 24 lakhs। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, इन दोनों को ऐड करके आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड प्लस 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस 15% डिवेंचर्स। तो अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का एक इक्वेशन बनाएं और इसको अगर हम LHS में लेके जाएं तो हम लिख सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ये बेसिकली था क्या? ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड था, इसका वैल्यू नहीं लिखना है, इसको हम इस तरह से इक्वेट करेंगे। ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसको बस यहां पे इक्वेशन में लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर्स फंड भी होता है और डिवेंचर्स भी होता है। तो अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड को इधर लेके आ जाएंगे तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड तो वहां जाके माइनस होना चाहिए था। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर शेयर होल्डर्स फंड भी है और डिवेंचर्स भी है। तो इसमें से अगर हम लोग 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
प्लस 15% डिवेंचर्स। कैपिटल एम्प्लॉयड जिसके अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है और डिवेंचर्स भी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड से अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस कर दें, डिवेंचर्स को माइनस कर दें, तो बेसिकली हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड ही आएगा। बेसिकली हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर तीन एलिमेंट है, एक है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, एक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और तीसरा है डिवेंचर्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड से अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस हो जाए, डिवेंचर्स माइनस हो जाए, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो ये हमने एक इक्वेशन, नया इक्वेशन क्रिएट कर लिया। यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है रेशियो ऑफ 18% प्रेफरेंस शेयर्स टू 15% डिवेंचर्स। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, सिंस रेशियो ऑफ 18% प्रेफरेंस शेयर्स टू 15% डिवेंचर्स टू 15% डिवेंचर्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 12.5%, मतलब 12.5% मतलब 12/100 एंड 12.5/100 एंड 12.5/100 का मतलब 1/8। इसका मतलब कि इसको अगर हम नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिखें, 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाय 15% डिवेंचर्स इज इक्वल्स टू 1/8 इज इक्वल्स टू 1/8। नाउ 1/8 का मतलब अगर हम ऐसा समझें कि प्रेफरेंस शेयर्स अगर 1 होगा तो डिवेंचर्स उसका 8 टाइम्स होगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिखेंगे, लेट द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बी एक्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को अगर हम एक्स लेते हैं, देयरफॉर डिवेंचर्स, उस हिसाब से डिवेंचर्स हो जाएगा 8x। डिवेंचर्स हो जाएगा 8x। तो इस तरह से इक्वेशन बना के और क्वेश्चन में जो डेटा दिया था उसके हिसाब से हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को x ले लिया, तो डिवेंचर्स उसका 8 टाइम्स होगा, इसलिए डिवेंचर्स हो गया 8x। मतलब हम लोग इक्वेशन के थ्रू x सॉल्व करेंगे, x सॉल्व करके जो आएगा वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा और x का जब 8 टाइम्स कर देंगे तो वो डिवेंचर्स हो जाएगा। अब तुम देखो इसके बाद क्या लिखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल गियरिंग रेशियो 3 का मतलब 3:1। नाउ कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज होल डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ये फॉर्मूला होता है फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। देखो प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है, तो वो फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज में आता है। सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है। एंड डिवेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। तो प्रेफरेंस शेयर फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी है और डिवेंचर्स भी फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी है। मतलब एज पर द फॉर्मूला न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, बिकॉज वो दोनों का दोनों फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज है।
एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का हम देखो, हमने कॉपी में एक इक्वेशन बनाया था, हमने लिखा था कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस ब्रैकेट ओपन 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस 15% डिबेंचर्स, कुछ ऐसा हमने लिखा था कॉपी में, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन लिखेंगे और 3, ठीक है, 3 मतलब 3:1 और 3/1। तो देखो फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज में दो तरह का आइटम आ जा रहा है, दो तरह का सिक्योरिटीज आ जा रहा है। एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसका रेट ऑफ डिविडेंड 18% है, फिक्स्ड होता है 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस 15% डिबेंचर्स, ये भी फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज में आ जाएगा। 15% डिबेंचर्स, ये भी फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज में आ जाएगा। और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड को हमने इस तरह से इक्वेट किया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस 15% डिबेंचर्स। इस तरह से हमने एक इक्वेशन क्रिएट किया था इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड के रेस्पेक्ट में। देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू दिस, ये हम लोगों ने शुरू में लिखा था। तो जहां जहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको हम लोग x लिखेंगे, जहां जहां डिबेंचर्स है उसको 8x लिखेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे और 3/1। देखो हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को x कंसीडर किया था और डिबेंचर्स को 8x कंसीडर किया था। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 लाख। अगेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उसके जगह पे x लिखो और डिबेंचर्स के जगह पे 8x लिखो। नेक्स्ट लाइन और 3/1, x प्लस 8x मतलब 9x, 24 लाख x प्लस 8x मतलब माइनस 9x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और 9x 1 इंटू 9x 9x, 24 लाख इंटू 3 करेंगे तो यह आएगा 72 लाख एंड 3 इंटू 9 मतलब माइनस 27x। अब अगर इस माइनस 27x को हम इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 36x इज इक्वल टू 72 लैक्स। और अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में x को सॉल्व करेंगे तो 72 लैक्स डिवाइडेड बाई 36, तो 72 लैक्स डिवाइडेड बाई 36 कितना हो जाएगा? 72 लैक्स डिवाइडेड बाई 36 चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में। दैट इज 2 लाख। तो x का वैल्यू आ रहा है सॉल्व करके 2 लाख। ये x किसका वैल्यू निकल गया? ये x निकल गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये x निकल गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने x सॉल्व कर लिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगा 2 लाख और इसका 8 टाइम्स हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग लिख देंगे नेक्स्ट लाइन में 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसको हमने क्या ट्रीट किया था? x ट्रीट किया था, तो वो 2 लाख आया। एंड इसके अलावा 15% डिबेंचर्स, ये 8x था मतलब 8 इंटू रुपीज 2 लाख, तो ये आ जाएगा 16 लाख। तो यहां से हमको दो चीज पता चल गया कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना और डिबेंचर्स कितना। अब क्या निकालेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। अब निकालेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल निकालने के लिए अगर हम लोग ध्यान से देखें वही इक्वेशन जो हम लोग ने फर्स्ट लाइन में क्रिएट किया था, मतलब यही वाला इक्वेशन, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड
रिजर्व्स प्लस 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस 15% डिवेंचर्स। तो अगर इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे और 24 लाख इज इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख, 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आया 2 लाख और डिवेंचर्स आया 16 लाख। तो 4 लाख और 2 लाख 6 लाख, 6 लाख और 16 लाख 22 लाख होता है। तो अगर इसको इधर लेके आए तो 24 लाख में से 22 लाख माइनस होगा, तो बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा है 2 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल जो हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं ना, वो मार्केट प्राइस पे नहीं होता, ये चीज याद रखना। इक्विटी शेयर कैपिटल जो हम लोग बैलेंस शीट में देखते हैं वो मार्केट प्राइस पे नहीं होता है, वो फेस वैल्यू होता है। वो क्या होता है? फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, पार वैल्यू। इसलिए ये टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है जो कि हम लोग को निकालना था, निकाल लिया। और क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस तो दिया है 135 और उसी के आसपास में ₹10 भी लिखा हुआ था ब्रैकेट में। अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो देखो मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर ब्रैकेट में लिखा था ना ₹10, वो फेस वैल्यू है और मार्केट प्राइस 135 है। याद रखना, इक्विटी शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता है वो मार्केट प्राइस पे नहीं होता है, वो फेस वैल्यू पे होता है। तो ये टोटल फेस वैल्यू है, इसको पर यूनिट का फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपया है और एक एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएगा 20,000 इक्विटी शेयर्स। तो हम लोगों ने इस वर्किंग नोट में जो जो भी निकालना था निकाल लिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकाल लिए, डिवेंचर्स निकाल लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल निकाल दिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल दिए। अब बनाएंगे नेक्स्ट वर्किंग नोट 2। नाउ वर्किंग नोट 2 में हम लोग हेडिंग में देंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस। कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स पर शेयर, दैट इज ईपीएस। ये हम लोग का सेकंड वर्किंग, ईपीएस निकालने के लिए। तो ईपीएस देखो कैसे निकालेंगे। हम लोग को क्वेश्चन में डिविडेंड यील्ड रेशियो दिया हुआ है ना। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला होता है, लिखो डिविडेंड यील्ड रेशियो इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, होल डिवाइड बाय एमपीएस, दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर। डीपीएस बाई एमपीएस, डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला होता है डीपीएस बाई एमपीएस। ये बेसिकली डीपीएस है और ये बेसिकली एमपीएस है। और डिविडेंड यील्ड रेशियो दिया हुआ है 6%। नो 6% का मतलब होता है 6/100। तो क्वेश्चन में देखो मार्केट प्राइस दिया हुआ है 135, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है क्वेश्चन में 135 रुपया। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे? डिविडेंड पर शेयर। कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट स्टेप में ये जो 6% लिखे हैं ना, 6% मतलब 6/100, डीपीएस ₹135 और ये हो जाएगा 0.06 ₹135, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। डिविडेंड पर शेयर कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 135 इंटू 0.06,
तो ये आ रहा है ₹8.10 पर शेयर, 8 रुपया 10 पैसा पर शेयर। ये आ गया हम लोग का डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस। हम लोग को निकालना था ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, हम लोग ने निकाल लिया डिविडेंड पर शेयर। अब क्वेश्चन में डिविडेंड पेमेंट रेशियो मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में हम लोगों को डिविडेंड पेमेंट रेशियो मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे डिविडेंड पेमेंट रेशियो, जिसका और एक नाम होता है, लिख लो डिविडेंड पे आउट रेशियो। फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डीपीएस बाय अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस। देखो कंपनी का जो भी अर्निंग्स है ना उसका 30% वो डिविडेंड दे रहा है, मतलब टोटल ईपीएस का 30% डिविडेंड दे रहा है। तो इस तरह से फॉर्मूला बना है, तो हम लिख सकते हैं और 30% इज इक्वल्स टू डीपीएस कितना आया था 8.1 बाई ईपीएस। तो नेक्स्ट लाइन हम यहां दिखा दे रहे हैं यहां पे, और 30% का मतलब होता है 0.3, ₹8.1 बाई ईपीएस, और ईपीएस आ जाएगा ₹8.1 बाई 0.3। तो 8.1 बाई 0.3 सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में, 27 रुपया ये आ रहा है अर्निंग्स पर शेयर। ये हम लोग का हो गया वर्किंग नोट 2 कंप्लीट। अब हम लोग बना देंगे नेक्स्ट वर्किंग, दैट इज वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन फॉर सेल्स कॉमा वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग को ये सारा डेटा चाहिए। तो कैलकुलेशन फॉर सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। तो सबसे पहले हम ऐसे लिख दे रहे हैं, लेट द सेल्स बी पी, एक वेरिएबल मान लो उसको पी। एक्स क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी ले चुके हैं ना सम्स में, इसलिए पी मान लो। कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ए बी सी डी कोई भी ले सकते हैं, तो हम पी लिख दे रहे हैं, ठीक है। लेट द सेल्स बी पी। क्वेश्चन में देखो ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है, ऑपरेटिंग रेशियो का दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। क्वेश्चन चेक कर लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। तो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है 75%। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सिंस ऑपरेटिंग रेशियो सिंस ऑपरेटिंग रेशियो जिसका दूसरा नाम होता है और, देख लिख दो, और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज इक्वल्स टू 75%। और 75% अगर सम साइलेंट है तो किसके ऊपर बेस्ड है, सेल्स के ऊपर बेस्ड है। मतलब 75% ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू 75% ऑफ पी इज इक्वल टू 0.75 पी, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो जिसका दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो जिसका दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, और वो 75% बोल रहा है, मतलब सेल्स का 75%, और सेल्स को हमने क्या माना है, पी माना है, तो पी का 75%, और पी का 75% मतलब 0.75 पी। तो अगर हम लोग सेल्स में से नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, देयरफॉर EBIT इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो सेल्स में से अगर हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे ना तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। बचपन में तुमने सीखा होगा सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट, तो सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट होता है, तो सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है ईबीआईटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता है? ईबीआईटी। ये चीज याद रखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है ईबीआईटी। तो अगर हम लोग P माइनस 0.75 P कर देंगे तो ईबीआईटी कितना हो जाएगा? 0.25 P। ठीक है, हमने सेल्स को P कंसीडर किया है, तो ईबीआईटी कितना हो जाएगा? 0.25 P। अब क्वेश्चन में देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, हमने डिवेंचर्स कैलकुलेट कर लिया था, डिवेंचर्स हमने कैलकुलेट किया था, 16 लाख आया था, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। तो 16 लाख का 15%, तो 16 लाख का 15% हो जाएगा 2,40,000। 2,40,000। देयरफॉर ईबीटी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, कैसे आता है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो इक्वेशन में ईबीआईटी देखो 0.25 P एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है ₹2,40,000, मतलब दिस होल इज इक्वल्स टू ईबीटी। नाउ टैक्स का रेट क्वेश्चन देखो कितना दिया हुआ है, टैक्स का रेट क्वेश्चन में दिया है 40%। तो नेक्स्ट लाइन में निकालेंगे अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, जो कि कैसे निकलेगा? ईबीटी इंटू 40%, मतलब 0.25 P माइनस ₹2,40,000। यही तो हमारा ईबीटी है, देखो यही तो हमारा ईबीटी है, इसका 40% मतलब इंटू 0.4। तो 0.25 का जब 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 0. कितना आ रहा है? 0.6 से करेंगे, सॉरी, क्यों 0.6 से करेंगे समझो। अर्निंग्स बिफोर टैक्स के ऊपर हम लोग को टैक्स कैलकुलेट करना है, तो जो भी अर्निंग बिफोर टैक्स है उसको 60% से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 60% से। क्योंकि देखो जो भी अर्निंग बिफोर टैक्स है ना, उसमें 40% तो सरकार को टैक्स दे देंगे, तो 40% टैक्स देने के बाद 60% ही बचेगा। अर्निंग बिफोर टैक्स का 40% तो सरकार के पास चला जाएगा, तो 40% टैक्स देने के बाद बचेगा कितना? 60%। तो बेसिकली 0.25 P का 60%, मतलब 0.25 इंटू 0.6 आएगा 0.15 P, एंड 2,40,000 का 60%, तो 2,40,000 का 60% कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1,44,000। 24 6 1,44,000, ठीक है। फिर से बता रहा है, ईबीटी तो ये आया क्योंकि टैक्स का रेट 40% था, इसीलिए 40% तो सरकार को टैक्स दे देंगे, तो ईबीटी का 60% एलिमेंट ही बचेगा। 0.25 का 0.6, 60% मतलब 0.6, तो 0.15 P आया, और 24 लाख इंटू 0.6 1,44,000 आया। तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स का इक्वेशन क्या बना? 0.15 P माइनस 1,44,000। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकालेंगे? देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकाले थे 2 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आया था, और इसका रेट ऑफ डिविडेंड एज पर द क्वेश्चन था 18%, दैट इज 36,000। तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये कैसे निकालते हैं? ईट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ईट कितना लिखेंगे? 0.15 P माइनस 1,44,000, और बाहर में भी माइनस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड का 36,000,
तो अगर ब्रैकेट खुलेगा तो 0.15p माइनस 1,44,000 माइनस 36,000 ये दोनों क्लब्ड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 0.15p माइनस 1,80,000 ये हो जाएगा ईएस का इक्वेशन। ये हो जाएगा ईएस का इक्वेशन, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, ईपीएस निकालने का फॉर्मूला होता है ईएस, दैट इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ईपीएस कितना आया था, ईपीएस देखो पहले ही निकाल लिए थे 27, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाले थे 20,000, और ईएस में हम लोग को वैल्यू निकालना है 0. इसको इस तरह से लिखेंगे 0.15p माइनस 1,80,000। तो यहां से हम लोग सॉल्व करके p निकाल सकते हैं। तो 27,000 इंटू 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 5,40,000 इज इक्वल्स टू 0.15p माइनस 1,80,000। यहां लिख दे रहे हैं नेक्स्ट वाला, ये देखो ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 5,40,000 प्लस 1,80,000 6,40,000 और 80 7,20,000 और 7,20,000 इज इक्वल टू 0.15p और p का वैल्यू आ जाएगा 7,20,000 डिवाइडेड बाई 0.15। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 7,20,000 डिवाइड बाई 0.15, तो ये आ रहा है 48 lakhs। मतलब हमारा सेल्स का फिगर आ गया 48 lakhs, ये निकल गया हम लोग का सेल्स। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है जो फिक्स कॉस्ट है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट का 1/3 है, तो हम लोग को पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेल्स है 48 lakhs और सेल्स का 75% था ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो 48 lakhs का 75% होगा 36 lakhs, ये निकल गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब क्वेश्चन में देखो फिक्स कॉस्ट के लिए क्या बात बताया था, क्वेश्चन में बोला था जो फिक्स कॉस्ट है वो 1/3 होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट का। तो नेक्स्ट लाइन में इक्वेशन बना देंगे और फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, 1/3 ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो 1/3 ऑफ 36 लाख, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट आया 36 लाख, तो फिक्स कॉस्ट आ रहा है 12 लाख। अब देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट का 2 एलिमेंट होता है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। तो अगर फिक्स कॉस्ट 12 लाख है तो नेक्स्ट लाइन में ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट तो हम लोग निकाल ही लिए थे 36 लाख, फिक्स कॉस्ट हमने निकाला था 12 लाख, तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 24 लाख रुपया हो जाएगा हम लोगों का वेरिएबल कॉस्ट। तो वी कैन से कि वेरिएबल कॉस्ट इज 24 लाख। देखो सेल्स निकल गया, वेरिएबल कॉस्ट निकल गया, सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे ईबीआईटी आएगा, ईबीआईटी से इंटरेस्ट लेस करेंगे ईबीटी आएगा, ईबीटी से टैक्स लेस करेंगे ईट आएगा, ईट से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे ईएस आएगा। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट तो बन जाएगा, और जब इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा तो बाकी सब भी अब सॉल्व हो जाएगा। तो अब जाते हैं मेन सम में इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो अब आ जाते हैं मेन सम में। मेन सम में हेडिंग दे देंगे जहां पे हम लोगों ने स्पेस छोड़ा था सम बनाने के लिए,
इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट ऑफ मालंचा प्लास्ट लिमिटेड। पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले हम लोगों ने सेल्स निकाल लिया था, तो सेल्स आया था हम लोग का, वर्किंग नोट चेक कर लेना, 48 लैक्स। सेल्स आया था 48 लैक्स। सेल्स में से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आया था वर्किंग नोट से 24 लाख। तो 48 लाख का सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से हम लोग लेस कर देते हैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितना आया था? वर्किंग नोट चेक कर लो, 12 लाख, मतलब फिक्स कॉस्ट 12 लाख। तो आ जाएगा ईबीआईटी, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ईबीआईटी से क्या लेस कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। नो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना होगा? 16 लाख का डिबेंचर्स था और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% था, तो 16 लाख का 15% हो जाएगा 2,40,000। तो ईबीआईटी से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लेस करने के बाद आ जाएगा ईबीटी। तो ईबीटी आ रहा है 9,60,000 अर्निंग्स बिफोर टैक्स। इससे हम लोग टैक्स लेस कर देंगे एट द रेट 40%। तो कैलकुलेट कर लेते हैं 9,60,000 का 40%, जो कि आ रहा है 3,84,000। तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा 5,76,000। दिस विल बी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। इससे हम लोग लेस कर देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वर्किंग नोट चेक कर लो, 2 लाख आया था, रेट ऑफ डिविडेंड 18%, तो प्रेफरेंस डिविडेंड 36,000। तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ईएश, इसको हम लोग लिख देंगे ए, 5,40,000 ये आया। बी में हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। कंपनी कितना इक्विटी शेयर इशू किया था? 20,000। 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर्स, कंपनी 20,000 इक्विटी शेयर इशू किया था। तो सी में हम लोग लिख देंगे, इसके नीचे लिखना, हम ऊपर लिख रहे हैं, सी में निकाल देंगे ईपीएस, जो कि हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी, ब्रैकेट में इन रुपीस पर शेयर। तो ये बेसिकली कितना आ रहा है चेक कर लेना, 27 पर शेयर। यहां पे हमारा इनकम स्टेटमेंट हो गया खत्म। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट खत्म। अब हम निकाल देंगे वो 3 लेवरेजेस और जिसके बाद सम्स हो जाएगा कंप्लीट। तो पहला लेवरेज हम लोग को निकालना था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, DOL। तो हम लोग इसके लिए इनकम स्टेटमेंट का हेल्प लेंगे। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग
लेवरेज फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो इन द इनकम स्टेटमेंट हमारा कंट्रीब्यूशन था 24 लाख और ईबीआईटी आया था 12 लाख। तो ये आ रहा है 2। फिर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, देखो इसमें एफएल का स्पेशल वाला फॉर्मूला लेंगे। स्पेशल वाला फॉर्मूला क्या बोलता है? स्पेशल वाला फॉर्मूला में हम लोग को लेना होता है ईबीआईटी बाई ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि सम में प्रेफरेंस डिविडेंड है, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। तो ईबीआईटी आया था हमारा 12 लाख इनकम स्टेटमेंट में। ईबीटी था, फोटो हम ले रखे थे, ईबीटी था 9,60,000। प्रेफरेंस डिविडेंड था, चेक कर लो इनकम स्टेटमेंट में 36,000, 36,000। क्वेश्चन में टैक्स का रेट था 40%, मतलब 0.4। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है? पहले न्यूमरेटर 12 लाख को एज इट इज रहने दो, 9,60,000 डिनोमिनेटर को भी एज इट इज रहने दो। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये जो कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है। तो इतना समझते हैं, 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6 एंड 36,000 डिवाइडेड बाई 0.6, 36,000 डिवाइडेड बाई 0.6, तो ये आ रहा है 60,000। मतलब बेसिकली 12 लाख डिवाइडेड बाई रुपीस 9 लाख, 9,60,000। तो 12 लाख डिवाइड बाय 9 लाख, तो ये आ रहा है 1.33। डीएफएल आ रहा है 1.33। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2 आया, डीएफएल 1.33 आया। नाउ लास्ट पार्ट यही लिख देते हैं। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कैसे आएगा? डीओएल इंटू डीएफएल। डीओएल का वैल्यू आया था 2, डीएफएल का वैल्यू आया था 1.33। तो चलाएंगे कैलकुलेटर, 2 इंटू 1.33, ये 2.666 रेकरिंग में आ रहा है, तो लेट अस टेक इट एज 2.67। दैट्स इट। तो ये थोड़ा सम्स होपफुली समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन, शेयर करो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।